पिछले 30 सालों में भारत की फ़ीकस आमदन यानी वहाँ के एक शहरी की औसतन पैदावार 4 गुना बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान की दुगनी भी नहीं। कहने को तो इंडिया से मुकाबला करना हमारा कौमी मशगला है, लेकिन इस मुकाबले पर हमने ध्यान नहीं दिया। इस तरक्की की तेज़ी के पीछे भारत की 1991 की माशी इस्लाहात हैं। आइए देखें कि उस साल क्या हुआ। (1990) से पहले अक्सर सालों में इंडिया की फ़ीकस पैदावार पाकिस्तान की आधी होती थी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी मईशत के ऊपर बेजा कंट्रोल्स लगाए हुए थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कुकिंग ऑयल को राशन किया हुआ था। गवर्नमेंट जो है वो खाने की कीमतों को कंट्रोल करने के पीछे कानूनी तौर पे, जिस तरह पाकिस्तान में डीसी रेट से हम करते हैं, कंट्रोल करने की वो कोशिश करते थे। गाड़ियाँ, स्कूटर्स और साइकिलों की पैदावार इतनी कमज़ोर थी कि उसकी 10-10 साल तक की वेटिंग लिस्ट होती थी। तो ऑन के ऊपर बाइक्स, ऑन के ऊपर गाड़ियाँ बिल्कुल हमारी तरह बिकती थी। इंडिया फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट्स का शिकार था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमती अखराजात हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं और हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, ठीक इसी तरह इंडिया के हालात थे। वहाँ 3 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व्स रह चुके थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनकी क्रेडिट रिस्क स्कोर को इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, S&P एंड मूडीज़ की तरह की एजेंसीज़ ने डिग्रेड किया था, बिल्कुल हमारी तरह। और ये सब चीज़ें एक माशी बुरहान को पैदा कर रखी थी, जिसके अंदर एक बहुत मशहूर वाक़या ये हुआ कि इंडिया ने अपना सोना, अपना कौमी सोना जो है वो गिरवी रखवाया ताकि वो अपनी पेमेंट्स कर सकें। ना सिर्फ इकॉनमी क्राइसिस में थी, लेकिन सियासी तौर पे भी वहाँ बड़े मुश्किलात थीं। मई 1991 में राजीव गांधी, जो कि कांग्रेस के फ्रंट रनर थे इलेक्शन के लिए, उनको बॉम्ब ब्लास्ट में असैसिनेट किया गया और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लीडर की महरूम हुई। 21 जून को नारासिम्हा राव ने एक वीक कोalition गवर्नमेंट को तश्कील किया और मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। इसके 10 दिन बाद इंडियन रुपी को खुफिया तौर पे डिवैल्यू किया गया, यानी जो ऑर्डर गया डिवैल्यूएशन का वो सीक्रेट था, ताकि इनकी कोalition पार्टनर से तनकीद ज़्यादा ना आए। जब सियासी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आई तो राव, द प्राइम मिनिस्टर, पैनिक्ड और उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक गवर्नर को कहा, RBI के गवर्नर को कहा कि आप ये डिवैल्यूएशन वापस लें। और उनको कहा गया कि जी अब तीर कमान छोड़ चुका है और अब डिवैल्यूएशन वापस नहीं हो सकती। एक हफ़्ते में इंडियन रुपी अपनी 20% वैल्यू जो है वो उसने लूज़ की। इसके 2 हफ़्ते बाद नारासिम्हा राव के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जिसमें बीजेपी ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया और मज़ीद पार्टीज़ ने, लेकिन वो मुश्किल से अपनी गवर्नमेंट बरकरार रखने में कामयाब हुए। और उसके फ़ौरन बाद, यानी इस क्रिटिसिज्म और इस सियासी कॉस्ट को बेयर करने के बाद, उन्होंने उन इस्लाहात को जो उन्होंने शुरू की थी उनको उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू किया। इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ तकरीबन ख़त्म की गई। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, जो हुकूमत के अपने इदारे थे, उनको प्राइवेटाइजेशन का अमल सिर्फ शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसको तेज़ी से किया गया। सब्सिडियाँ, ख़ास तौर पे शुगर सब्सिडी और फर्टिलाइज़र सब्सिडी, या शुगर सब्सिडी ख़त्म की गई, फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम की गई। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इजाज़त दी गई कि आप अपने मुल्क में, फॉरेनर्स को इजाज़त दी गई कि आप इस मुल्क में, इंडिया के अंदर अपना सरमाया लेकर आएँ और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएँ और कारोबार करें और यहाँ से अपना प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो वापस अपने मुल्क पे लेके जाएं। इंडिया की माशी इस्लाहात से मेरे नज़दीक हमें कम से कम 4 सबक सीखना ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि माशी इस्लाहात सियासी क़ुव्वत के मोहताज नहीं होते। नारासिम्हा राव एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने ये दलेरी दिखाई
कि वो सियासी मकासद के ऊपर मुल्क के मफादात को रखें और ऐसे इक़दामात लें जिससे उनको सियासी नुकसान हुआ। नंबर 2 ये कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्पेशलाइज थी और इसके अंदर बहुत काबिल लोग उन्होंने रखे हुए थे, जिसके अंदर आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के PhDs थे, रोड स्कॉलर्स थे और दीगर प्रोफेसर्स थे। इन्होंने तैयारी रखी हुई थी कि जब हुकूमत की सियासत ने इजाज़त दी तो हमने जो इस्लाहात लेकर आनी है वो क्या हैं, और उनको बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी ठोस सोच के साथ उन्होंने तैयार रखा हुआ था। इसके अंदर मोंटेग सिंह अहलूवालिया जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे, उनका डॉक्यूमेंट बहुत काबिल ज़िक्र है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत गहराई से और बहुत होमवर्क के बाद एक प्लान बनाया कि हमने क्या क्या इस्लाहात करनी है और किस सीक्वेंस में करनी है, पहले क्या चीज़ करना ज़रूरी है और उसके बाद करना क्या ऐसी चीज़ें कि जो थोड़े अरसे बाद करनी है, किस इस्लाह से पहले दूसरी इस्लाह का होना ज़रूरी है। इंडियन हुकूमत ने कई साल से एक सस्टेन्ड तरीके से अपना होमवर्क जो किया, उसके अंदर कई कमीशंस बनी लेट 80s में, जिसमें आबिद हुसैन साहब जो एक उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनकी 2 रिपोर्ट्स शामिल हैं, जिन्होंने ये डिस्कस किया कि हम एक ज़्यादा जब अपने आप को दुनिया की इकॉनमीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जो अपने आप को खोलेंगे, तो उससे क्या मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं और हमने किस तरतीब में चलना है। इसकी वजह से उनकी सोच में एक यकजहती थी और एक पुख्तगी थी, जो कि जब भी कोई रिफ़ॉर्म होता है तो उसके अंदर एक प्रेशर आता है, और उस प्रेशर के मुकाबले में खड़े होना और उस रिफ़ॉर्म को अपने अंजाम तक पहुंचाना, उसके लिए आपको मुस्बत सोच की ज़रूरत है, जो कि इन्होंने डेवलप की। उसके बाद स्टेट बैंक के पास इतनी ऑटोनॉमी थी कि स्टेट बैंक गवर्नर ने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर को निगेट किया और कहा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि एक स्पेशली मॉनेटरी साइड पे जो ज़र मुबादला की साइड पर आपने जो इस्लाहात करनी है उसके लिए बहुत अहम होता है। और फाइनली मेरे नज़दीक एक और लेसन ये है कि ये जितनी तैयारी हुई और जो ब्यूरोक्रेसी ने तैयारी की, इसके पीछे 2 चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत अहम हैं। पहली ये कि ब्यूरोक्रेट का एक एरिया के अंदर स्पेशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनकी जितनी इकोनॉमिक्स की टीम थी, वो पिछले 30-40 साल से अपनी उस एरिया की डोमेन नॉलेज क्रिएट कर रहे थे, स्पेशलाइज़ कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि दीगर पोस्ट के ऊपर, फॉरेन पोस्ट के ऊपर सर्व किया, जिसके अंदर ईस्ट एशिया का एक्सपीरियंस, ईस्ट एशिया की लिबरलाइजेशन जो ईस्ट एशिया टाइगर्स कहा जाता है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने देखा। वर्ल्ड बैंक और UN के इदारों के अंदर काम किया था। तो जब वो अपने प्लान्स बना रहे थे तो उसके अंदर एक वज़न था। इसके मुकाबले में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आजकल अक्सर हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनको स्पेशलाइज़ करने की या इजाज़त नहीं दी गई, या हमारा सिस्टम उनको कभी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो कभी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी एक एरिया के स्पेशलिस्ट नहीं बन सके। दूसरी चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने 1950s के अंदर अपनी IITs और IIMs बनाई, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब बाहर से प्रोफेसर्स आके काम करते थे और उनके लोकल एक्सपर्ट जो हैं वो उनसे एक्सपोज होते थे, 40 साल में इंडिया ने अपनी एजुकेशन पर पाकिस्तान से तकरीबन 50% ज़्यादा इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट और उनको पॉलिटिकली बिल्कुल वो नहीं किया, उनको एपॉलिटिकल रखा। इस कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट में, जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ऐसा नहीं की गई किसी इदारे की तरफ से, इसकी वजह से उनके पास इतना एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स बना कि जो मिलकर एक रिफॉर्म एफर्ट को पुश कर सकें। इसके बरक्स माजरत के साथ हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की जो आउटपुट है वो बहुत डिस्प्यूटेड है, उसकी क्वालिटी बहुत डिस्प्यूटेड है। जो प्लान्स थे वो बहुत डिटेल थे और बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्ट किए गए थे। वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑन इंटरनेट पर हैं, मैं सबको दावत दूंगा कि जाके ज़रूर पढ़ें। लेकिन उन प्लान्स का अगर मैं ख़ुलासा आपको दूं तो वो ये था, सबसे पहले ये
कि हुकूमत के अखराजात के ऊपर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज़ को टाइटन किया, अपने बजट को कंट्रोल किया। फिस्कल डिसिप्लिन से आपके पास स्पेस क्रिएट होती है कि अपनी प्रायोरिटी एरियाज़ के ऊपर आप स्पेंड करें और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करें। नंबर 2 ये कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से प्रोटेक्शन हटाई। यानी मईशत में एक असूल है कि जब तक मुकाबला नहीं होगा तब तक काबिलियत नहीं आएगी, और उन्होंने इस असूल को अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको मुकाबले को फेस करवाया जाए ताकि वो अपनी काबिलियत बढ़ाएं। 1991 में इंडिया आज के पाकिस्तान से काफ़ी लिहाज से मुख्तलिफ था, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी मिसाल है एक ऐसे मुल्क की जिसने कई दहाइयों से गलत पॉलिसियाँ अडॉप्ट की हुई थी, जिसकी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत टर्बुलेंस थी, बहुत मसाइल थे, लेकिन उन्होंने कोर लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उन्होंने विल क्रिएट की कि हमने बदलना है, और उसका फल जो है वो सबके लिए देखने के लिए सामने है।